हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो यहाँ पे बायोलॉजी की जो क्लास है आपकी क्लास 12 की बहुत दिनों से आपकी नहीं मिल पा रही थी, तो थोड़ा सा आपका नोट्स तैयार किया जा रहा था। अब आपको सारा सारा कंप्लीट कर देंगे विद इन 2 डेज में। आपका पूरा चैप्टर ये जो 1 है हमारा न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये पूरा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। केवल आपका चैप्टर 2 चलेगा। तो ये मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कुछ भी लाके पढ़ा दे रहा हूँ, मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो सो यार प्लीज वीडियो को पूरा देखें। और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन से सारा सारा वीडियोस देख के अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया केवल आपके लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्लीज आप अपने यूट्यूब चैनल या स्केम स्टडी को सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ भ्रूणपोष, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 बायोलॉजी का। वो क्या है आपका भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ये एंडोस्पर्म क्या है, भ्रूणपोष क्या है, और भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एंडोस्पर्म, क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म बोला जाता है, ठीक है ना। तो भ्रूणपोष होता क्या है, किसे कहते हैं भ्रूणपोष, अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधा इसका एक परिभाषा आप दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, द्विनिषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है, इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया में अब बात करेंगे, द्विनिषेचन होता क्या है, दोहरा निषेचन है क्या। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जब एक ही प्रकार के भ्रूणपोष में दो प्रकार के संलयन संलयन अर्थात युग्मक संलयन और त्रिसंलयन होता है, तो उसे हम लोग द्विनिषेचन कहते हैं। अब ये युग्मक संलयन क्या होता है, युग्मक संलयन क्या है, जब पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है तो उसे हम लोग युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पश्चात युग्मनज बनता है और फिर इसमें विदलन होता है, जिसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। वहीं पे जब दूसरा नर युग्म होता है या ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो इसे हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। और इसके पश्चात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनते हैं, फिर इसमें कोशिका विभाजन द्वारा क्या बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूणपोष बनता है। तो यहाँ पे भ्रूणपोष बन रहा है, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो द्विनिषेचन क्रिया यानी कि ये पूरी की पूरी जब ये पूरा प्रोसेस होता है, यानी पहला नर युग्मक जब अंड कोशिका से बना तो युग्मक संलयन, और जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से बना तो त्रिसंलयन, जिसके पश्चात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा क्या बनता है, भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, दोहरा निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोला जाता है। तो द्विनिषेचन आपको समझा गया। मान लीजिए अगर आपसे कोई बोले कि द्विनिषेचन क्या है, तो जब युग्मक संलयन और त्रिसंलयन त्रिसंलयन युग्मक संलयन दोनों साथ होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप द्विनिषेचन कहते हैं। तो भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, एंडोस्पर्म। आप देखे थे जब आपका देखिए यहाँ पे दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से बना तो त्रिसंलयन, त्रिसंलयन के बाद क्या बना यहाँ पे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और कोशिका विभाजन के द्वारा क्या निर्माण हुआ, भ्रूणपोष का क्या हुआ, निर्माण हुआ। वही चीज है द्विनिषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन यानी फ्यूजन करता है तो इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और यह सामान्यतः त्रिगुणित यानी कि त्रियन त्रियन होता है। यह केंद्रक कई बार विभाजित होकर भ्रूणपोष का क्या करता है, निर्माण करता है। तो भ्रूणपोष क्या होता है आप सीधा बता देंगे कि द्विनिषेचन की क्रिया में जब नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है यानी फ्यूजन करता है तो इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। और यह सामान्यतः क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। और या फिर कई बार इसके कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या निर्माण होता है, भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। एक यहाँ पे आप स्टार पॉइंट लिख सकते हैं, भ्रूणपोष भ्रूण के विकास में उपयोग होता है। जो भ्रूणपोष होता है यह भ्रूण के विकास में क्या होता है, उपयोग होता है। अर्थात यह भ्रूण को क्या प्रदान करता है, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। कौन पोषण प्रदान करता है, तो भ्रूण को जो पोषण प्रदान करता है भ्रूणपोष पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष भाई साहब कितने प्रकार के पाए जाते हैं, भ्रूणपोष अगर बात करें तो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के प्रकार। तो भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। तो ये केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि आपका सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, और माध्यमिक
भ्रूणपोष यानी कि हैलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है। तो ये आपका भ्रूणपोष 3 प्रकार के, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। तो एक एक करके हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, किसे कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है। तो यहाँ पे सीधा आप लिखेंगे, सीधा परिभाषा याद कीजिए, इसका फिगर आप ना बना पाओगे और ना पेपर में आएगा, ठीक है ना। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिससे बहुकेंद्र की स्थिति बनती है, जिनमें से या जिसमें से केंद्रक परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं और तत्पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, और ऐसे भ्रूणपोष को केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और ऐसे भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे कि नारियल का पानी, नारियल का पानी क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष का क्या है, एक उदाहरण है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, जिससे केंद्र की स्थिति बनती है, जिसमें कुछ केंद्रक परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं और तत्पश्चात क्या होता है, कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। और ऐसे भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। उदाहरण के लिए नारियल का पानी जो होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष का क्या होता है, एक अच्छा सा उदाहरण है। उसके बाद है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म। ये सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है। इसको अगर आपको लिखना है तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, सीधा इसमें लिखेंगे आप लोग। इसकी परिभाषा मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, हर एक मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। कोशिकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। जो कोशिकीय भ्रूणपोष में जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पाया जाता है और इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तथा केंद्रक विभाजन के साथ साथ ही जब ही कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, यानी कि जो कोशिकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें क्या होता है, आपका समसूत्री विभाजन होता है और इसके विभाजन के साथ साथ ही कोशिका द्रव्य में भी क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या होता है, निर्माण होता है। एक स्टार पॉइंट में जो कि ये आईएमपी है, लिख सकते हैं, आपके पेपर में आ जाएगा कि कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में शुष्कांग पाए जाते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है, तो कोशिकीय भ्रूणपोष में शुष्कांग पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे नारियल का सफेद गिरी, जो नारियल होता है आप देखे होंगे इस प्रकार से, यहाँ पे बना दे रहे हैं फिगर, यहाँ पे ये नारियल होता है। तो नारियल देखेंगे तो यहाँ पे सफेद सफेद, आप इसका गरी पाया जाता है ना, गरी, गरी का गोला जिसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो कोशिकीय भ्रूणपोष का क्या होता है, उदाहरण होता है। और इसमें नारियल का जो पानी होता है वो किसका उदाहरण होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष, क्योंकि वो केंद्रक में पाया जाता है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष, पानी केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय जो बाहर उसके चारों तरफ पाए जा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद क्या यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे माध्यमिक भ्रूणपोष। क्या यहाँ पे, माध्यमिक भ्रूणपोष। अब ये भाई साहब माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे मैं भ्रूणपोष लिखवा दे रहा हूँ जो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो माध्यमिक भ्रूणपोष क्या होता है, उसे लिख लीजिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हैलोबियल एंडोस्पर्म। हैलोबियल एंडोस्पर्म यानी कि माध्यमिक भ्रूणपोष किसे कहते हैं, कहाँ पाया जाता है ये। तो इसमें सीधा लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, लिख देंगे, यह भ्रूणपोष केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था है। यानी कि यह जो भ्रूणपोष होता है, माध्यमिक भ्रूणपोष यानी कि हैलोबियल होता है, यह कोशिकीय भ्रूणपोष और केंद्रकीय भ्रूणपोष दोनों के क्या है, बीच की अवस्था होता है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, परंतु इसके बाद फिर से इनमें केंद्रक विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। यानी कि यह भ्रूणपोष केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष की क्या होती है, बीच की अवस्था होती है। इसमें भ्रूणपोष में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, जिसके बाद क्या करता है, यह कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। पुनः इसके बाद केंद्रक विभाजन होता है, फिर इसके बाद यह कोशिका भित्ति का निर्माण बिल्कुल भी नहीं करता। एक बार कोशिका भित्ति का निर्माण करेगा जब केंद्रक विभाजन होगा, दूसरी बार केंद्रक विभाजन होगा तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करता, जिसे हम लोग माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। अगर इसका एक उदाहरण देखें बहुत प्यारा सा, तो वो है आपका एरीमूरस। एरीमूरस में जो भ्रूणपोष पाया जाता है, यह आपका क्या होता है, माध्यमिक भ्रूणपोष का क्या होता है, उदाहरण होता है।
ठीक है ना। तो इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग देखें, क्या देखें, आपका एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रूणपोष के प्रकार, ठीक है ना। तो भ्रूणपोष क्या होता है, द्विनिषेचन क्रिया में जब नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है तो इसके फलस्वरूप प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और यह सामान्यतः क्या होते हैं, आपका त्रिग्रुट यानी थ्रीएन होता है। फिर कई बार केंद्रक विभाजन होकर भ्रूणपोष का क्या करता है, निर्माण करता है। भ्रूणपोष का उपयोग भ्रूण के पोषण में किया जाता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। और भ्रूणपोष कितने प्रकार के, आपके 3 प्रकार के, केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एरी मूरस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जो नारियल का गरी होता है, लिख सकते हैं गरी या गिरी भी उसको बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, नारियल का पानी, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे भ्रूणपोष के क्या कार्य हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका भ्रूणोद्भव क्या होता है और द्विबीजपत्री वाला हम लोग पढ़ लेंगे। सारा मैं टॉपिक आपका कंप्लीट वीडियो सिलेबस में करवा रहा हूँ एसके स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हर एक टॉपिक आप कवर करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।